आजादी के 5 दिन बाद 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा फिर मिली, जहां एक तरफ स्वतंत्रता मिलने की खुशी थी तो वहीं संविधान को बाकायदा लिखित रूप देने की दिशा में काम शुरू किया गया। This assembly resolves that the committee consisting of Honorable Alladi Krishnaswamy Iyer, Shri N. Gopal Swamy Iyengar, Dr. B.R. Ambedkar, Shri K.M. Munshi, Sayyid Muhammad Sadullah, Shri B.N. Mittar, and Mr. D.P. Khaitan be appointed to scrutinize the draft of the text of the Constitution prepared by the Constitutional Advisor, Sir Banigal Narsingh Rao, giving effect to the decisions taken already in the Assembly. Those for the motion say aye. Aye. And those opposed to it say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. सर बेनगल नरसिंह राव के मसौदे को देख और परख के उसे सही रूप देने की जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब उन्हीं को तय करना था कि भारत के बाशिंदों के बुनियादी हक क्या होंगे, कितने होंगे और कैसे होंगे। फंडामेंटल राइट्स को लेकर आज़ादी और बंटवारे से पहले ही सन 1947 में एक समिति बनाई थी, जो पहली बार 27 फरवरी के दिन मिली। मेरे विचार से किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। इट इज ऑलवेज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो आप लोगों के जो भी सुझाव, प्रस्ताव आदि हों, बेझिझक सामने रखिए। If we look at the fundamental rights and guarantees embodied in the Irish and American Constitution, then all the rights that we may give should be enforceable in courts of law. इसके अतिरिक्त हमें उन अधिकारों की भी बात कर लेनी चाहिए जिन्हें भले हम आज अपने नागरिकों को ना दे पाए, पर जहां तक पहुंचना हमारा सपना है। अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों की फेहरिस्त भी बना लेनी चाहिए। I would like to inform the committee that I have prepared a long list of fundamental rights, which I can lay here. अब यही तो आपका बड़प्पन है अम्बेडकर जी। मुझे ये भी पता है कि प्रोफेसर केटी शाह ने भी कमेटी की सहूलियत के लिए काफ़ी सारे नोट्स तैयार किए हैं। मैं कमेटी के ऑफिस को तायीद कर देता हूं कि वो इन सारे दस्तावेज़ों की कॉपियां हर मेंबर को मुहैया करवा दें। और इसके बाद कमेटी लगातार 10 बार मिलती रही ताकि मौलिक अधिकारों को लेकर एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी होगी। Subject to such restraints as the law may impose. Oh yes, of course, that goes without saying. No, Acharya ji. In a constitution, nothing goes without saying. यूं एक एक करके बराबरी, आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार हर नागरिक के अधिकारों में जुड़ते चले गए। आज संसार के इतिहास में पहली बार एक देश स्थापित होते ही बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और प्रदेश के भेदभाव के अपने सारे वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दे रहा है। एंड बिलीव मी, दिस वोटिंग राइट इज द ग्रेटेस्ट फंडामेंटल राइट दैट वी विल बी गिविंग टू द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। पर अभी और भी कई मुद्दे तय होने थे और उनमें से एक था अभिव्यक्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें मिली, पर धारा 153A भी रही। इसके बाद समिति में जोरदार वाद विवाद हथियार रखने के अधिकार को लेकर भी हुआ। मेरा विचार है कि हर नागरिक को हथियार रखने की स्वतंत्रता हो। But to allow such a thing in the present state of our society will be a dangerous thing. The Arms Act has to be a central subject.
मेरा ज़ाती ख्याल है कि शिकार को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से लोगों के हाथ में हथियार देने से बिला वजह जान माल का ख़तरा बढ़ेगा ही, और हमें इसे अलाउ नहीं करना चाहिए। यहाँ शायद मेरी आवाज़ अकेली पड़ जाए, पर मेरे मन में जिस अहिंसक सरकार और समाज का तस्वुर है, उसके लिए हथियार को ताक पे रखना ज़रूरी है। सोचने की बात है कि अगर अमेरिका की तरह हमें भी हथियार रखने का अधिकार मिल जाता तो हिंसा का बवंडर कहाँ पहुँच गया होता। पर नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर अभी बहुत सी बातों के बारे में सोचना था। विडंबना ये थी कि फंडामेंटल राइट्स तय करने वाली समिति को ही ये भी तय करना था कि कब ये मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार नहीं रह जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि कभी कभी आपातकाल या इमरजेंसी में जब खुद राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में हो तो संघ को पहले खुद को बचाना होगा, ना कि किसी नागरिक के अधिकार को। जरूरी सवाल ये है कि क्या लेजिस्लेचर के पास ये विशेषाधिकार होगा कि अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कैद में रख सकते हैं? ऐसा कोई अधिकार हम नहीं देने जा रहे हैं जिसके चलते सरकार बिना कानून और अदालत के सामने जाने का हक दिए किसी को भी गिरफ्तार कर ले। छोटी बड़ी कोई बात संविधान बनाने वालों की नजरों से छूटी नहीं थी। जैसे शादी ब्याह को लेकर उस समय चले आ रहे कानून को चुनौती दे डाली श्रीमती हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने। मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड की तरह हमें भी अपने आइन में ये बात कह देनी चाहिए कि धर्म दो लोगों की शादी के बीच किसी तरह का अड़ंगा नहीं डाल सकता। बिल्कुल। और अगर ये बात संविधान में शामिल हो गई तो अब तक चला आ रहा ये पुराना कानून असंवैधानिक अल्ट्रावायरस करार दे दिया जाएगा। मैं कमेटी को फौरन एक चिट्ठी लिख देती हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारे और मेरे अलावा कौन इस मामले में हमारा साथ देता है। मर्द तो शायद ही कोई साथ दे हमारा। कम से कम एक मर्द ने तो साथ दिया इन दो औरतों का, श्री M.R. मसानी ने। फिर भी शादी का मसला बुनियादी हक में शामिल नहीं किया जा सका। यूं मूल अधिकारों पर समिति की कई बैठकों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदन को एक पत्र लिखा और बताया कि कैसे समिति ने बुनियादी हकों को दो हिस्सों में बांटा है। 21 अप्रैल सन 47 के दिन फंडामेंटल राइट्स कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट सरदार पटेल ने सदन के पटल पर रखी। सरदार पटेल को उम्मीद थी कि मौलिक अधिकारों जैसी मूल चीज पर तो बहुत से संशोधन नहीं ही आएंगे, पर 150 से भी ज्यादा लोग कुछ ना कुछ बदलना चाहते थे या नई बातें जोड़ना चाहते थे फंडामेंटल राइट्स में। सर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड why economic fundamental rights should not be included in these justiciable rights. Economic rights are essential while framing a country's constitution, and they must also be made justiciable. I do not understand why mines, key industries, and basic industries should not be nationalized. शब्द अछूत और अस्पृश्यता की परिभाषा को लेकर तो कई आवाजें उठी। It is suggested that it would be sufficient if you put one clause as follows: the state shall not permit any discrimination on ground of religion, etc. Put like that it will cover all cases of private institutions as well as स्टेट इंस्टीट्यूशंस। 150 में से कई लोगों ने अपने अमेंडमेंट्स वापस भी ले लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूल अधिकारों के इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत नहीं थे। सोशलिस्ट नेता सोमनाथ लाहिरी भी उन्हीं में से एक थे। I am constrained to say that these are fundamental rights from a police constable's point of view and not from the point of view of a free and fighting nation. कांग्रेस की बहुमत के बावजूद सरदार पटेल ने अपने मुखालिफ सोमनाथ लाहिरी के संशोधन को माना और राजद्रोह यानी सेडिशियस शब्द को प्रस्ताव से हटा दिया। ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम अपने संविधान और मूल अधिकारों को तब तक तय न करें
जब तक वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान का संविधान नहीं बन जाता। Mr. President, sir, I am surprised at this statement of Mr. Tyagi. Rights of minorities should be absolute rights. They should not be subject to any consideration as to what another party may like to do to minorities within its jurisdiction. No matter what others do, I think we ought to do what is right in our own judgment. And personally, I think that the rights which are indicated are rights which every minority, irrespective of any other consideration, is entitled to claim. लोग कहते हैं कि महावीर त्यागी डॉक्टर अंबेडकर को एक गैर राजनीतिक वकील भर मानते थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत दूर था और कभी जेल तक नहीं गया था। मगर डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक सूझ और संवैधानिक सोच कितनी दूरदर्शी थी, ये समझने के लिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रों को दिया उनका एक संबोधन ही काफी है। The idea of making a gift of fundamental rights to every individual is no doubt very laudable. The question is how to make them effective. The prevalent view is that once the rights are enacted in law, then they are safeguarded. As experience proves, rights are protected not by law, but by the social and moral conscience of the society. If the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the word.